हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा किया था कि एग्रोबैक्टीरियम जो होता है उसके द्वारा वांछित जीन का पादप कोशिका में किस प्रकार से अपन स्थानांतरण कर सकते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम पर आधारित जीन स्थानांतरण अपन कर रहे थे, लगभग 2 वीडियो इसमें अपन ने कर चुके थे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे। 2 वीडियो के अंदर एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्या क्या बता दिया था, उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन लेकर के फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स 2 ऐसे जीवाणु हैं जो मृदा में पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री पादपों को जड़ों से संक्रमित करते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु जो है उसके अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मिड डीएनए है, उसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, जो जीन स्थानांतरण करने में वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का मतलब, पूरा नाम टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी अबुर्द प्रेरक प्लाज्मिड। अबुर्द यानी गांठ या रसोली या अबुर्द का निर्माण करने वाला प्लाज्मिड होता है। पादपों में ये प्लाज्मिड जो होता है, ये प्लाज्मिड रोग उत्पन्न करता है। जब इस एग्रोबैक्टीरियम का संक्रमण हो जाता है तो इसके टीआई प्लाज्मिड के कुछ जीन्स यानी डीएनए का एक छोटा सा भाग, जिसको अपन टी डीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए या स्थानांतरण डीएनए, ये ट्रांसफर डीएनए जो होता है संक्रमण के दौरान पादप कोशिकाओं की जड़ों के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, यानी संक्रमण हो जाता है जड़ों में, जिसके फलस्वरूप पादप के वायवीय भाग जो तने या शाखाएं हैं उनके ऊपर छोटे छोटे गांठी सी यानी अबुर्द का निर्माण हो जाता है, जिससे इस पादप के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग का नाम है किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल रोग। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस क्राउन गोल रोग या किरीट पिट्ठिका रोग को उत्पन्न कर रहा है। चूंकि टीआई प्लाज्मिड के संक्रमण से क्या उत्पन्न हो रहा है, अबुर्द यानी ट्यूमर उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस प्लाज्मिड को टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नाम दिया गया था। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके क्या किया, इसके टीआई प्लाज्मिड में से टी डीएनए वाला जो भाग है, उस टी डीएनए वाले भाग के दोनों तरफ 2 बॉर्डर अनुक्रम पाए जाते हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, बायां और दायां अनुक्रम जो है, उसके बीच में से जो संक्रमणकारी जीन जो है, जो पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, उसको तो काट करके अलग कर दिया और उसकी जगह पर वांछित जीन का समावेशन कर दिया। ठीक है, तो अब रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड बन गया। अब ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो निरस्त्रीकृत हो गया। निरस्त्रीकृत का मतलब संक्रमणकारी नहीं है, क्योंकि संक्रमणकारी जीन तो अपने हटा दिए और इसकी जगह पर अच्छे लक्षणों वाले जीन डाल दिए हैं। ठीक है, अब इस टीआई प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं और अब इस रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम से पादप कोशिकाओं के साथ में संक्रमण करवाते हैं। ठीक है, संक्रमण के दौरान टीआई प्लाज्मिड उसी भाग को, टी डीएनए वाले भाग को पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करेगा, मगर अब टी डीएनए के अंदर वो रोग उत्पन्न करने वाले जीन नहीं है, क्योंकि वो अपन ने पहले ही बाहर निकाल दिए थे। स्थानांतरण हो जाएगा जीन का, तो उसके बाद में पादप कोशिकाओं में वांछित जीन का स्थानांतरण हो गया। अब ऐसी पादप कोशिकाओं को संवर्धन करके जब पादप बनाया जाता है, पूरा पादप तैयार किया जाता है, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से नए पादप तैयार किए जाते हैं, तो उस पादप के अंदर रोग भी खत्म हुआ साथ में और अच्छे लक्षण भी, जिस जीन के जो अपने जीन डाला है उससे संबंधित अच्छे लक्षण भी विकसित हो गए हैं। इस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु के द्वारा पादपों में सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण किया जाता है। इसलिए एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है उसको पादप जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इसको एक उपनाम भी दिया गया है। वो नाम क्या है, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता। प्राकृतिक रूप से जीन स्थानांतरण करता है, ये प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता कहलाता है। तो ये पूरा अपन ने जो है वो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, थोड़ी सी बात एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के बारे में भी कर लेते हैं। सेम सी कहानी है, बस थोड़ी सी चीज इसके अलग है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, ये जीवाणु भी सेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के समान ही है, दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो प्रभेद जो है वो इसके अंदर रूपांतरित हो जाता है, राइजोजिन्स ट्यूमिफेसिएंस में भी बदल जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जीवाणु जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मिड डीएनए जो है उसका नाम है आरआई प्लाज्मिड। अब इस आरआई प्लाज्मिड का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये इसको आरआई प्लाज्मिड, आर का मतलब होता है रूट, आई का मतलब वो इंड्यूसिंग यानी मूल प्रेरक या जड़ प्रेरक प्लाज्मिड जो होता है। अब ये क्यों इसका नाम रूट इंड्यूसिंग नाम दिया है, ये जीवाणु जो होता है ये भी मृदा के अंदर जमीन में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है, संक्रमण के दौरान अपने टी डीएनए वाले जीन को किसमें स्थानांतरित कर देता है, पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देता है। मगर इस संक्रमण से लक्षण जो होते हैं ना पादप में रोग के लक्षण, वो ट्यूमिफेसिएंस वाले लक्षण नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, ये जो पादप है उस पादप के जो वायवीय भाग जो होते हैं, उस वायवीय भाग के अंदर इस प्रकार से रोमिल जड़ें बनने लग जाती है। रोमिल यानी रोम से छोटी छोटी ऐसे जड़ें से बनने लग जाती है।
पादप के वायवीय भाग में। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर पाए जाने वाला जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके टी-डीएनए के संक्रमण से पादप के अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है। उस रोग के लक्षण क्या है? जड़ों का निर्माण होना, पादप के वायवीय भाग में जड़ें विकसित होने लग जाती है। इसलिए इस प्लाज्मिड को रूट इंड्यूसिंग यानी जड़ प्रेरक या मूल प्रेरक प्लाज्मिड कहा गया है। ठीक है, अब जीन स्थानांतरण में इस प्लाज्मिड को कैसे काम में लेते हैं? सेम वही कहानी है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो आरआई प्लाज्मिड है, ये आरआई प्लाज्मिड है, इस आरआई प्लाज्मिड का ये वाला भाग टी-डीएनए वाला भाग ट्रांसफर डीएनए, ठीक है, दोनों में यहाँ पर ये लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से इसको काटा जाता है। काट करके जो संक्रमणकारी जीन है उनको तो निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पर कोई भी अच्छे लक्षणों वाला जीन जो है वो यहाँ पर समाकलित कर दिया जाता है। ये अच्छे लक्षणों वाला जीन डाल दिया, यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीन इसमें से हटा दिए और अच्छे लक्षणों वाले जीन यहाँ पर दोनों बॉर्डर के बीच में डाल दिए। अब इस आरआई प्लाज्मिड को क्या करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो जीवाणु है उस जीवाणु के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अच्छे लक्षणों वाली जीन है, इसका मुख्य डीएनए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स का मुख्य डीएनए है। अब इस रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स से पादप कोशिकाओं को संक्रमित किया जाता है। संक्रमण के दौरान ये जीवाणु क्या करता है? अपने इस आरआई प्लाज्मिड वाले जो यहाँ पर जो जीन पाए जाते हैं ना, जो अपने डाले हैं, उस जीन को प्राकृतिक रूप से ही पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देता है और फिर पादप कोशिकाओं को अपन संवर्धन करके और नए जब उससे नया पादप तैयार करते हैं उस कोशिका से, तो उसके अंदर ये जो जड़ वायवीय भागों में जड़ बनने वाला रोग है, ये रोग भी खत्म हुआ और साथ में अच्छे लक्षण भी विकसित हो गए हैं। सेम वही प्रक्रिया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाए जाने वाले आरआई प्लाज्मिड से भी जीन स्थानांतरण करने की और टीआई प्लाज्मिड से भी जीन स्थानांतरण करने की। मगर अपने सिलेबस के अंदर आरआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन स्थानांतरण के बारे में कम दे रखा है, टीआई प्लाज्मिड वाला पूरा डिटेल से दे रखा है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछले 2 वीडियो में बता दी है। अब इसी चीज को अपन थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण के अंदर टीआई प्लाज्मिड जो है, उस टीआई प्लाज्मिड का एक चित्र दिया हुआ है अपने, जैसे आपने पीबीआर 322 वाला चित्र बनाया था ना, शुरू के अंदर प्लाज्मिड पढ़ाया था मैंने आपको, उसी प्रकार से ये भी तो प्लाज्मिड डीएनए है। तो प्लाज्मिड डीएनए इसका मतलब द्विरज्जुकीय गोलाकार प्लाज्मिड है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर ये बायां सिरा दायां सिरा, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, बीच में ये वाला भाग जो होता है संपूर्ण डीएनए, ये कहलाता है ट्रांसफर यानी स्थानांतरण डीएनए, यानी शॉर्ट में टी-डीएनए। ठीक है, इसके अलावा अपनी प्रतिकृति स्वयं करता है, हर एक प्लाज्मिड डीएनए अपनी प्रतिकृति स्वयं करता है, अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है। और प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी जीन जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल। प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल वाले जीन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको हम शॉर्ट में ORI भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष प्रकार के जीन और पाए जाते हैं इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर, जिसका नाम है संक्रमणकारी जीन, जिसको शॉर्ट में वीर ओपेरोन भी कहते हैं। वीर ओपेरोन, संक्रमणकारी या वीर ओपेरोन, ये जीन ऐसे हैं, संक्रमणकारी या वीर ओपेरोन जीन जो है, वीर का फुल फॉर्म होती है वायरुलेंस, वायरुलेंस का मतलब संक्रमणकारी होता है। तो ये वाले जीन की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर जो जीन पाए जाते हैं ना, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीन है, ये जीन पादप कोशिकाओं में आसानी से स्थानांतरित होते हैं। यानी ये जीन यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीन्स जो है वो पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित होंगे। तो जीन स्थानांतरण की क्रिया के लिए विन ओपेरोन का होना जरूरी है। ठीक है, और विन ओपेरोन होने के बाद भी सक्रिय अवस्था में होना जरूरी है। अगर ये जीन निष्क्रिय हो जाएंगे तो जीन स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताऊंगा आगे, तो ध्यान से सुन लेना। विन ओपेरोन जीन जो है वो टी-डीएनए के स्थानांतरण के लिए आवश्यक जीन है, ये सक्रिय होगा तब ये टी-डीएनए वाले जीन स्थानांतरण होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन जैसे ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, ये सभी पादप हार्मोन जो है उनको संश्लेषित करने वाले जीन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक टीआई प्लाज्मिड का चित्र आपको मैंने नोट्सों के अंदर भेजा है, जो सभी चीजें इसके अंदर दिखाई हुई है। ये टीआई प्लाज्मिड का एक चित्र आपको नोट्स के अंदर बनाना है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरे टीआई प्लाज्मिड की लंबाई की बात करते हैं, यानी इसमें कितने जीन पाए जाते हैं, तो लगभग 150 से 250 kb किलो बेस पेयर kb का मतलब किलो बेस, 150 से 250 kb तक की इसकी लंबाई होती है, जिसमें टी-डीएनए वाला जो भाग होता है उसकी लंबाई लगभग 23 kb तक की टी-डीएनए वाले जीन्स जो होते हैं उनकी लंबाई होती है। यानी इसके अंदर
लगभग 23 केबी तक का अनुक्रम है और यहाँ पर पूरी की लंबाई 150 से 150 केबी तक की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो ये टीआई प्लाज्मिड का चित्र। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो जब टीडीएनए के भीतर पाए जाने वाले जीन्स पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं तो स्थानांतरण के बाद में ये जीन्स क्या करते हैं, जैसे ही पादप कोशिकाओं में जाते हैं तो अपनी प्रतिकृति कर लेते हैं, यानी जीन्स की कॉपी एक गई है मगर बहुत सारी अनेक कॉपियां बन जाती है और वही कॉपियां क्या करती है, जैसे पादप को एक बड़ा चित्र दे रखा है अबूर्द निर्माण के नाम से। नोट्स आपको मैंने कंप्लीट भेज दिए हैं, पूरे चैप्टर के आगे के नोट्स आपको भेज दिए हैं, अगर नहीं मिले हैं तो दोबारा से मैं सेंड कर दूंगा। नोट्स पूरे चैप्टर के एंड तक के नोट्स जो हैं वो पूरी पीडीएफ मैंने भेज चुका हूं, मैं आगे तक के पूरे जो वीडियो होंगे इस यूनिट के, अगर नहीं मिला है तो आज फिर से मैं एक बार पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, आप देख लेना नोट्स के अंदर से। तो यहाँ पर क्या है कि जो अबूर्द निर्माण के नाम से एक टॉपिक है जिसमें एक बड़ा चित्र दे रखा है, ये सभी चित्र जो मैंने छोटे छोटे पिछले 3 वीडियो में बनाए हैं ना, वो सभी चित्रों का समावेशन करके एक बड़ा चित्र दे रखा है। टॉपिक का नाम है अबूर्द का निर्माण, यानी टीआई प्लाज्मिड के संक्रमण से किस प्रकार से पादपों में अबूर्द का निर्माण होता है। तो टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए वाले जीन्स जब स्थानांतरित होंगे पादप कोशिकाओं में, ये पादप कोशिका इसके केंद्रक में इसका डीएनए, तो ये जीन्स इसके केंद्रक में आने के बाद में अपनी प्रतिकृति करते हैं। टीडीएनए वाला जीन्स जो है वो पादप कोशिकाओं के केंद्रक में आने के बाद में अपनी प्रतिकृति करता है, यानी वो अपने जैसी बहुत सारी कॉपियां तैयार कर लेता है और फिर ये जीन्स क्या करते हैं, पादप कोशिका के डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं। फलस्वरूप इस कोशिका के अंदर संक्रमण हो गया। अब इस कोशिका से जो पादप उत्पन्न होगा उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा, यानी अबूर्द का निर्माण हो जाएगा। अगर अपन ने यहाँ से संक्रमणकारी जीन हटा लिया, अच्छे लक्षणों वाला जीन डाल दिया है, तो रूपांतरित पादप कोशिका में रोग भी खत्म होगा और साथ में अच्छे लक्षण भी विकसित हो जाएंगे पादप में। तो इस प्रकार से अबूर्द निर्माण और टीडीएनए के स्थानांतरण के बारे में थोड़ी बहुत 2-2 4-4 लाइनें आपकी लिखी हुई है, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम द्वारा पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण अपन करते हैं, तो अलग अलग पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण किस किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो अपन ने ये काम तो कर लिया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन जीवाणु जो है उसका टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला, बाहर निकाल करके क्या किया, दोनों बॉर्डर के बीच में से, लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में से जो अबूर्द का निर्माण करने वाले जो संक्रमणकारी जीन थे उनको तो बाहर निकाल दिया, और कोई अच्छे लक्षणों वाला जीन जो है, कोई भी अच्छे लक्षणों वाला जीन है, जैसे ये मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, अच्छे लक्षणों वाला जीन है, इस अच्छे लक्षणों वाले जीन को इसके अंदर डाल दिया, यानी रोगकारी जीन तो हटा दिए जो ट्यूमर का निर्माण करेंगे, और अच्छे लक्षणों वाला जीन इसके अंदर डाल दिया। अब ये रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड जो है इसको क्या कर दिया, वापस इसके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर अब रोग उत्पन्न करने वाले जीन नहीं है, अच्छे लक्षणों वाले जीन है। अब ये रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड हो गया, इसका मुख्य डीएनए साइड में है, ये टीआई प्लाज्मिड हो गया। अब इस जीवाणु से अपन को पादप कोशिकाओं का संक्रमण करवाना है, बार बार में अपन कर रहे हैं कि पादप कोशिकाओं के साथ में संक्रमण कराना। तो कैसे संक्रमण करा सकते हैं, यानी अन्य पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण करने के लिए अपने पास 2 विधियां हैं, यानी इस एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाने वाले इस जीन का पादप कोशिका में स्थानांतरण करने की अपने पास 2 विधियां हैं। ये 2 विधियां कौन कौन सी है। नंबर 1 विधि जो है उसका नाम है अपने पास उत्तक कर्तोतक के साथ सहसंवर्धन। उत्तक कर्तोतक के साथ सहसंवर्धन, और दूसरी विधि जो है उसका नाम है पादपे रूपांतरण। नाम आपको अटपटे से लग रहे होंगे मगर बहुत ही इजी है दोनों विधियां ही। यानी कर क्या रहे हैं अपन, वांछित जीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ करके उस टीआई प्लाज्मिड को अपन ने जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया है। अब करना क्या है, उस जीवाणु कोशिका से पादप कोशिका का संक्रमण करवाना है। उसके लिए अपने पास 2 विधियां हैं, उत्तक कर्तोतक के साथ सहसंवर्धन और दूसरा है पादपीय रूपांतरण। देखो उत्तक का मतलब आप जानते हो, कर्तोतक का शब्द का अर्थ अपन आगे इसी चैप्टर के अंदर आगे अपन डिटेल से पादप उत्तक संवर्धन पढ़ेंगे, तब वर्ड आएगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि कर्तोतक का मतलब पादप का कोई भी एक छोटा सा भाग है, जड़ तना पत्ते का कोई भी एक टुकड़ा है जिसकी कोशिकाओं में अपन को जीन स्थानांतरण करना है, तो वो एक छोटा सा टुकड़ा कर्तोतक कहलाता है। उसको उत्तक भी बोल सकते हैं, उसको कर्तोतक भी बोल सकते हैं। एक्सप्लांट कहा जाता है शॉर्ट में, इंग्लिश में इसको एक्सप्लांट भी कहा जाता है। सहसंवर्धन का मतलब साथ संवर्धन। इसमें क्या किया जाता है कि एक संवर्धन माध्यम तैयार कर लिया, एक कांच के पात्र में संवर्धन माध्यम तैयार कर लिया। अब इस संवर्धन माध्यम के अंदर अपन ने क्या किया, किसी भी पादप के उत्तक या कर्तोतक, जैसे अपन टमाटर, पिटूनिया, तंबाकू ऐसे पादप लेते हैं, उन पादपों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों की लगभग ऐसे गोलाकार डिस्क सी काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं गोलाकार शेप में डिस्क,
और ये पादप की जो डिस्क होती है, इन उत्तकी हो गए, ये छोटे छोटे गोलाकार डिस्क जो काटी है अपन ने, पादप का भाग ही तो हो गया है। इन पादप के उत्तकों को, पादप उत्तकों को अपन ने संवर्धन माध्यम में डाल दिया। पादप कोशिकाएं हैं सभी, एक उत्तक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हो सकती है, और इसी संवर्धन माध्यम में अपन ने क्या कर दिया, उस एग्रोबैक्टीरियम कोशिका को भी अंदर डाल दिया, जिसके अंदर क्या है, टीआई प्लाज्मिड के साथ में अपना वांछित जीन भी जुड़ा हुआ है। यानी एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जिसमें टीआई प्लाज्मिड के साथ में वांछित जीन जुड़ा हुआ है, और पादप कोशिकाओं के उत्तक जो है वो साथ में संवर्धन किया। सह संवर्धन का मतलब संवर्धन माध्यम में दोनों को साथ में डाल दिया। अब और कुछ नहीं करना, अपन को कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जीन जो है ये ऑटोमेटिकली इन पादप कोशिकाओं के डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। जीन स्थानांतरण हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इस संवर्धन माध्यम के अंदर एक विशेष प्रकार का रसायन डालते हैं जिसका नाम है कार्बेनिसिलीन। कार्बेनिसिलीन रसायन जो होता है वो क्या करता है, इन जीवाणु कोशिकाओं को तो नष्ट कर देगा, और केवल पादप कोशिकाएं, रूपांतरित पादप कोशिकाएं हो गई है। जीन स्थानांतरण होते ही पादप कोशिकाएं रूपांतरित हो गई है, केवल रूपांतरित पादप कोशिकाएं यहाँ पर जीवित रहेगी, बाकी सभी जीवाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। तो अब नए कल्चर मीडियम के अंदर एक नया संवर्धन माध्यम तैयार करते हैं, जिसके अंदर अपन को केवल ये पादप कोशिकाएं चाहिए। जीन स्थानांतरण हुई तो ये पादप कोशिकाएं नए संवर्धन माध्यम के अंदर डाल देते हैं, और फिर इन पादप कोशिकाओं का संवर्धन करके पादप तैयार करते हैं। पादपों में ये गुण होता है कि एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप का निर्माण किया जा सकता है। तो अपने पास तो बहुत सारी पादप कोशिकाएं जीन स्थानांतरण होकर के तैयार हो चुकी है। अपन को तो केवल एक पादप कोशिका मिल जाए तो उस पादप कोशिका का अलग से संवर्धन माध्यम में संवर्धन करके पादप विकसित करेंगे, जो रूपांतरित पादप होगा। अब ये जीन अपन ने किसका डाल सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन जैसे किसी पादप के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता कम है, तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से संबंधित जीन जिसका नाम है निफ जीन, NIF जीन। निफ जीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, F का मतलब फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन होता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन अपन ने टीआई प्लाज्मिड की सहायता से पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया, और अब इस पादप कोशिका को अलग से संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके और इससे अपन पादप जो तैयार करेंगे, तो उस पादप के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि निफ जीन जो है वो स्थानांतरित हो चुका है इन पादप कोशिकाओं में, और इन पादप कोशिकाओं से जो पादप तैयार करेंगे उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बढ़ जाती है। बात क्लियर। दूसरी है पादपीय रूपांतरण। अब इसमें तो क्या किया अपन ने, उत्तक तोतक साथ संवर्धन के अंदर, इसमें तो अपन ने किया है कि पादप कोशिकाओं के उत्तक या कर्तोतक को साथ में संवर्धन करते हैं। इसमें पूरा का पूरा पादप ही संवर्धन कर देते हैं, इसमें कोई पादप का टुकड़ा नहीं लेते। या तो अपन पादपों के बीज, जैसे एरेबिडोप्सिस, एक पादप का नाम है एरेबिडोप्सिस, एरेबिडोप्सिस पादप के बीज जो होते हैं, उन बीजों को अपन ऐसे संवर्धन माध्यम के अंदर डुबोते हैं जिसके अंदर अपने रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु कोशिकाएं पहले से डाली जाती है। यानी रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु कोशिकाएं संवर्धन माध्यम के अंदर है, और इस संवर्धन माध्यम के विलयन के अंदर अपन ने एरेबिडोप्सिस पादप के बीज जो होते हैं उन बीजों को भी डुबो दिया, तो उन बीजों की कोशिकाओं में अपने आप ही जीन स्थानांतरण हो गया, यानी वो बीज रूपांतरित हो गए, और ऐसे बीज को लगा करके अपने पादप तैयार करते हैं, तो उसमें वांछित लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ पादप ऐसे होते हैं जो छोटे पादप होते हैं, पूरे के पूरे पादप को इस कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम के अंदर डुबो दिया जाता है, तो अपने आप ही जीन स्थानांतरण पादप के अंदर ही जाता है। यानी यहाँ पर पादप का कोई भाग लिया था, यहाँ पर संपूर्ण पादप या बीज जो होते हैं उनको अपन एग्रोबैक्टीरियम के घोल, एग्रोबैक्टीरियम का संवर्धन माध्यम वाला जो घोल होता है उसके अंदर डुबो करके जीन स्थानांतरण कर दिया जाता है, फिर पादप के अंदर वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो दोनों विधियां सेम सी है, यहाँ पर छोटा भाग लेते हैं, यहाँ पर पूरा पादप या बीज जो होता है उसको संवर्धन माध्यम में डुबोया जाता है। ठीक है, ये हो गया एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण। अब एक छोटा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंदर कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के द्वारा जीन स्थानांतरण जो है वो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें तो सफलतापूर्वक किया जाता है, मगर एक बीजपत्री पादपों में ये काम उतना सफलतापूर्वक नहीं होता जितना द्विबीजपत्री पादपों में होता है। उसका कारण यह है कि द्विबीजपत्री पादप की कोशिकाएं संक्रमण के दौरान जब जीन स्थानांतरण में होता है उस समय पर एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है जिसका नाम है एसिटोसिरेंगोन, जिसका नाम है एसिटोसिरेंगोन। एसिटोसिरेंगोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड का भी चित्र बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना भी संक्रमणकारी जीन या वीर ओपेरोन वाले जीन जो होते हैं उनको सक्रिय करता है एसिटोसिरेंगोन, और जब वीर ओपेरोन सक्रिय हो जाता है तो जीन स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। मगर एक बीजपत्री पादपों के अंदर एसिटोसिरेंगोन नहीं पाया जाता,
यानी एक बीजपत्री पादप की कोशिकाएं एसिटोसिरिंगोन का उत्पादन नहीं करती। इसलिए एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का है, बाजरा है, इनमें जीन स्थानांतरण करने के लिए अलग से बाहर से एसिटोसिरिंगोन को उस संवर्धन माध्यम के अंदर डाला जाता है। साथ साथ संवर्धन करते हैं ना, तो बाहर से संवर्धन माध्यम के अंदर बाहर से एसिटोसिरिंगोन को डाल दिया जाता है और एसिटोसिरिंगोन डालते ही अपने आप ही टीआई प्लाज्मिड का वीरोपिरॉन सक्रिय हो जाएगा और जीन स्थानांतरण की क्रिया आसानी से हो जाएगी। तो एक बीजपत्री पादपों में एसिटोसिरिंगोन को बाहर से इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनकी कोशिकाएं एसिटोसिरिंगोन का उत्पादन खुद नहीं करती है। तो इस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के द्वारा एक बीजपत्री पादपों के अंदर भी जीन स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ये अपना एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरा 3 वीडियो में कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको ये समझाया है। तो आप इस वीडियो को, तीनों वीडियो को बार बार में देख लेना। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर अपना अगला टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टेस्टों के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ ही गया है आपके पास। टेस्ट के शेड्यूल के बारे में एक तो 2 सितंबर, एक तो कल होगा अपना और एक होगा संडे को। संडे को तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होंगे और वेडनेसडे जो है जो उसको आपको हिंदी और इंग्लिश के होंगे। टेस्ट का सिलेबस हिमांशु सर ले रहे हैं, तो आपको सिलेबस भी आपको कल वाले शेड्यूल के अंदर मिल गया है। टेस्ट आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ में देना है और कॉपियां जो होती है वो कॉपियां तुरंत आपको 2-3 घंटे के बाद में अपलोड असाइनमेंट के अंदर हाथों हाथ भेज देनी है, जिससे इसको चेक कर दिया जाएगा और आपके कितने नंबर आए हैं वो सुना दिए जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।